हेलो दोस्तों, मैं केवी स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हमने यूज करा था एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड करने में 2 नंबर का। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नोट्स की भी कॉपी बना ही रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पहला पेज आपका इंडेक्स का हो गई और 2 पेज आपको छोड़ने हैं, जो आपकी फॉर्मूला की शीट बन जाएंगे। जिससे आपको जैसी दिक्कत हो, कोई फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, तो आप एकदम से वहां पर जाकर फॉर्मूला रिवाइज कर सके और आपको याद भी रहेगा। तो आज का मैंने आपको टॉपिक बताया ही था कि आज का हमारा टॉपिक है प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे कि रेशनल नंबर का प्रूफ होता है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी बाई क्यू ऐसे नंबर होते हैं जो कोप्राइम होते हैं, उनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, 3/4 ये एक रेशनल नंबर है। मतलब ये किसी भी टेबल से और नहीं कट रहे हैं, वन को छोड़ के। कोप्राइम का मतलब होता है, कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है कि उनका एचसीएफ होगा 1, उनका एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है 1। और इसी कोप्राइम वाली जो चीज है, इसी का ही हम इसमें यूज करेंगे अपने इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका एचसीएफ 1 ही होगा। जो पी और क्यू होंगे वो कोप्राइम होंगे, मतलब उनका एचसीएफ 1 होगा। ये 1 से ही कट सकते हैं, 1 से डिविजल है और किसी नंबर से डिविजल नहीं होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होगा। वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक बार इसकी समरी बता देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 हमने एक रेशनल नंबर मान लिया, तो वो p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q कोप्राइम होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? जैसे कि 1/0, मैंने 1/0 मान लिया। अब मतलब किसी चीज को डिवाइड करना किसी नंबर से, मतलब उस नंबर के पार्ट्स करने, उस नंबर को बांटना। अब हम जैसे कि 1 से 0 को बांटने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। मतलब हम इसके अगर इनफाइनाइट हिस्से भी कर दें, अगर हम 0 को, आप सोचिए, अगर हमने 0 को ऐसे ही बांटना शुरू करा, अगर आपने 0 को, तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम 0 के इनफाइनाइट हिस्से भी कर दे तो भी वो 0 ही रहेगा। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं के भी हिस्से आपको बांट दूं, और मेरे पड़ोस में 2-3 है, उन्हें भी बांट दूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर हम इसके इनफाइनाइट हिस्से कर दे तो भी ये 0 ही रहेगा। मतलब 0 एक नंबर है, 0 नंबर लाइन पे एक नंबर है, तो हम किसी भी नंबर को बांट सकते हैं। तो हमने 0 को भी जब बांटने की कोशिश करी, तो हमारे पास फिर भी 0 ही रहा। इसलिए ये नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, तो वो नॉट डिफाइन ही रहेगा, क्योंकि 0 1 जा 0। आप खुद ही सोचिए, 0 को आप किस टेबल पे चलाएंगे जो बनाएगा? आ ही नहीं सकता, इसलिए नॉट डिफाइन हो गया। तो अब मैंने आपको बताया ही था, जहां पे Q नहीं होगा इक्वल टू 0, और P और Q क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। फिर बाद में हम स्क्वायरिंग करेंगे। पहले आप समझिए, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। लेट अस एज्यूम, यहाँ पे बेसिकली हम अपने एजम्पशन को ही रॉन्ग दिखाकर इसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, TIONAL, रेशनल, NUMBER। √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं p बाई q की फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है? p और q आर प्राइम इंटीजर्स। क्या है? p और q प्राइम इंटीजर्स हैं, और q नहीं है किसके इक्वल? 0 के। आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक भी स्टेप
स्किप कर दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बस स्टेप्स के ही नंबर होते हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, तो चलिए लिख देते हैं √2 को। √2 को हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में, लिख दिया। अब हमें जैसे कि हमें पता है p/q को प्राइम है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम p/q के एक और फैक्टर दिखा दें जिससे ये चीज गलत हो जाए कि वो को प्राइम है। और जैसे ये चीज गलत हो जाएगी कि p और q को प्राइम है, हमने किस बेसिस पे माना था कि वो रेशनल नंबर है, कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां की जबकि p और q को प्राइम नंबर्स हैं, जहां पे p और q को प्राइम नंबर है। तो अब हम मैंने आपको बताया था कि हम p और q के एक और फैक्टर दिखाने की एक और फैक्टर लाने की कोशिश करेंगे p और q का, जिससे रॉन्ग हो जाएगा कि ये एक रेशनल नंबर है। और जैसे ही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो एक ही रेशनल नंबर है। तो अब हम क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि हम p का एक और फैक्टर दिखा सके, तो हम क्या कर सकते हैं, q को इधर भेज देंगे, q√2 = p। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कॉपी में लिखते रहिए, क्योंकि जब मैं ये रेस करूंगा आपको कॉपी में ही देखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करा तो क्या आ गया, 2q² = p², 2q² = p²। और अब क्या हो गया, अब हम इसके q² को अकेला छोड़कर p² के डिवाइड में 2 को भेज देंगे। देखिए हम अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता ही होगा p² 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए हमने p को 2 मान लिया, p को हमने 2 मान लिया, तो p² is divisible by 2, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 2 से डिविजिबल है। तो p जो p है क्या है, 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल है। ऐसे ही यहाँ q² इज वो p² इज डिविजिबल बाय 2, मतलब p 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा p² इज डिविजिबल by 2, so p is also divisible by 2, p भी 2 से डिविजिबल होगा। चलिए आप इतना नोट कीजिए, कर लिया आपने नोट। चलिए अब मैं इरेज कर देता हूं। आपने इतना नोट कर लिया होगा, जो उम्मीद है। तो हमने क्या दिखा दिया था कि p q² = p² / 2, हमने ये दिखा दिया था। p² 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये हमने दिखा दिया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए p 2 से डिविजिबल है, मतलब p 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 को कितने टाइम्स चलाऊंगा जो p डिवाइड हो जाए। तो चलिए उसे k मान लेते हैं। k क्या है हमारा, सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है k। तो जब मैं 2 को k टाइम्स चलाऊंगा तो वो एक नंबर देगा। जब हम उस नंबर को p में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा याद कीजिए, a = bq + r। जो a है डिवाइजर है, वो डिविडेंट इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इसे भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, p = 2k + 0, देयरफॉर p = 2k। ये इक्वेशन 2 मान ली हमने। और ये जो है हमारा ऊपर मैंने जब आपको दिखाया था 2q² = p², इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने इसे मान ली इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 2 में p की वैल्यू आई है, अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जब हम p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4k स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आ गया। अब मैंने अब आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब हमने एक बार तो p का दिखा दिया 2 फैक्टर। अब हम यहाँ पे q का फैक्टर कैसे दिखा सकते हैं, जैसे हमने सेम प्रोसेस करता 2 को हम यहाँ भेज देंगे तो k स्क्वायर क्या आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2। तो यहां से हमें क्या पता चला, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो देखिए अब हमने क्या दिखा दिया, q का भी नाउ q का 2 is a factor of p, 2 is a factor of q, मतलब 2p का भी फैक्टर है 2q का भी फैक्टर है। तो मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया। मगर हमने तो ये एज्यूम करा था p एंड q आर को प्राइम, मतलब उनका HCF होगा 1, HCF होगा 1, तभी तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि 1/2 बताया था मैंने, तभी तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा, तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए साथ साथ, जिससे आप भूले ना। तो हमारा क्या आ गया, 2 भी एक फैक्टर आ गया, वो 2p और q का कॉमन फैक्टर आ गया। p and q have a common factor other than 1 which is 2। p और q का एक कॉमन फैक्टर है जो 1 जो कि है 2, अदर देन 1 से एक और है, मतलब 1 से दूसरा अगला 1 से अलग एक दूसरा फैक्टर है 2। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। बट वी एज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम। क्या है, p और q को प्राइम है, तो को प्राइम है। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो गया, wrong। देखिए मैंने आपको बताया था, हमने अपना assumption wrong दिखा दिया। तो मैंने कहा था हमारा assumption wrong हो चुका है। तो अब क्या हो गया, जब हमारा assumption wrong ही हो गया, हमने रूट को क्या माना था, रेशनल, हमारा assumption हो गया wrong। तो क्या हो गया, hence √2 is n। AEIOU इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं। देखिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं। hence √2 is an irrational number। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो जाए। हम एनसीईआरटी में से ही ले लेंगे, और इस चैप्टर के बाद जो आखिरी हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे आप जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उसमें एग्जांपल्स भी होंगे। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 3 + 2√5। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 + 2√5।
अब ये क्या है, 3 + 2 √5, हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, √5 को एक तरफ छोड़कर बाकी की ये सारी क्वांटिटी उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जो हमारी वर्किंग होगी वो पुराने वाले क्वेश्चन के जैसी होगी। तो अब हम लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, लेट अस assume that √5 is an irrational number। अब जब हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया तो हम वो 3 + 2 √5, अब जब हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p, q आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, p और q, और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि हम √5 को एक तरफ छोड़ देंगे, LHS की तरफ छोड़ देंगे, तो हमने √5 को यहीं छोड़ दिया, 2 + √5 अभी से यहीं रखा और 3 को उधर भेज दिया, p/q - 3। अब वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 √5 = q p - 3q, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर दी, 1 की इधर q। ठीक है, और अब हम √5 को यहीं पे छोड़ देंगे अकेला, √5 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चले जाएगा, p - 3q / 2q। अब देखिए हमने इसे इसके इक्वल दिखा दिया है, मगर हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस p and q are integers, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो so p - 3q / 2q is an rational number। क्या है, p - 3q / 2q क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया, मगर हमें पता है, अब अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप इसे नोट कीजिए, कर लिया। अब हम लिखेंगे बट √5 is an irrational, क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल that an irrational number is equal to an equal to a rational number। So our assumption was wrong। हम जानते हैं कि LHS और RHS इक्वल होते हैं, मगर यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसलिए जो √5 है वो किसके इक्वल नहीं होगा, p - 3q / 2q के इक्वल नहीं होगा √5, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है। our assumption
was wrong. So 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. 3 plus 2 root 5 is an irrational number. तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. एनसीईआरटी में से ले लेंगे. ले लेते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2. 6 प्लस अंडर रूट 2. इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है. वही सॉल्यूशन. लेट अस assume that 6 plus under root 2 is an irrational number. Is an rational number. Let us assume that 6 plus under root 2 is an rational number. So it can be written in the form of, वो लिखा जा सकता है 6 plus under root 2 is equal to p by q. p and comma q are co-prime and positive integers, and q is not equal to 0. q 0 के इक्वल नहीं है. अब रूट 2 को अकेला छोड़ेंगे. रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6. रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q अपॉन q. ठीक है. तो अब हम लिखेंगे p कॉमा q आर integers and co-prime. So p minus 6q upon q is an irrational number. Is a rational number. p माइनस 6q अपॉन q क्या आ गया? एक रेशनल नंबर. चलिए आप इसे एक नोट कीजिए. कर लिया. p माइनस 6q अपॉन q एक रेशनल नंबर आ गया. बट अंडर रूट 2 इज एन रेशनल is an irrational number. This is impossible. This is impossible. ये impossible है that एक irrational number एक rational number के इक्वल हो. That is under root 2 is not equal to p minus 6q upon q. LHS not equal to RHS. So our assumption was wrong. Therefore 6 plus under root 2 is an irrational number. नोट कीजिए. पढ़ लिया नोट? बहुत बढ़िया.
अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग वेदर अ नंबर हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो कहीं ना कहीं उस नंबर से जो उसका डिवाइजर है उससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो डिविजिबल नहीं होगा। और रिकरिंग मतलब वो चलता ही रहेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा। आपने 10th में पढ़ा था ना, किसी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हो तो 1 1 1 1 1 1 ऐसे चलता जा रहा है, उसका मतलब यही है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर डिविजिबल है? आप सोचिए कैसे बता सकते हैं कि अगर वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। मैं बताता हूँ। हम देख सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है नहीं अगर उसके डिनोमिनेटर में 2n इंटू 5m वाली ये फॉर्म आ रही हो। 2m 5m मतलब कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं वो इस फॉर्म में हो। n और m क्या है? ये इनकी पावर है, मतलब 2 times 2 3 4 5। जैसे कि हमने यहाँ पे 16 ले लिया, 16। देखिए अब मैं इसे 2 से कर रहा हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए अब 2 की कितनी बार आया है? 2 1 2 3 4, मतलब 2 रेज टू 4, 2 रेज टू पावर 4। और 5 नहीं आया तो 5 रेज टू 0। कोई चीज रेज टू 0 मतलब 1। एनीथिंग रेज टू 0 इक्वल टू होती है 1 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारे ये जो है 16, कोई रेशनल नंबर मान लेते हैं 1/16। ये जो रेशनल नंबर है ये 1 से ही जाएगा, 1 से ही जाएगा ये। देखिए इसके डिनोमिनेटर किस फॉर्म, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में है? 2n, n मतलब पावर, 5m ये भी पावर है, nm ये पावर्स है। तो ये क्या आ गया? 2n इंटू 5n की फॉर्म में, मतलब ये किसी न किसी पॉइंट पर जाके डिविजिबल होगा। एक तरीका ये है, वो तरीका जिससे हम निकाल सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी टर्मिनेटिंग ही ना हो। तो अब हम एक और नंबर देखते हैं जिसकी टर्मिनेटिंग नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप बताइए मुझे मैं कौन सा नंबर लूं? ऐसे ही ले लेते हैं कोई, हम ले लेते हैं 21। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अरे ये तो आया ही नहीं। तो ऐसी कोई नंबर ले लिया हमने, 5/21 को प्राइम है, 1 से जाएंगे तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में? इस फॉर्म में नहीं है, 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है। ये तो है किसी 3 इंटू 7 की फॉर्म में है। ये तो है ही नहीं इस फॉर्म में, तो ये है ही नहीं। 2 और 5 तो है ही नहीं, 3 और 7 है यहाँ पे। तो मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी इसकी एक्सपेंशन। समझे आप? चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे हम किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं कि वो उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। चलिए अब हम कुछ एनसीईआरटी से एग्जांपल लेते हैं पढ़ने के लिए एक्सरसाइज में से। तो ये एक एनसीईआरटी की 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट 13/3125।
3125। अब जब हम 3125 के यहाँ फैक्टर करेंगे 3125 3125 5 6 जा 30 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और अब फिर 5 से जा रहा है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है 5 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 0 कोई चीज रेज टू 0 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है आपको पेपर में अच्छी तरह कैसे लिख कर आना है ऑन फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। अभी से भूल जाइए on factorizing the denominator we get हमें मिला 3125 is equal to 5 raised to 5 into 2 raised to 0 हमें इस फॉर्म में मिला और फिर लिखेंगे which satisfies the condition which satisfies the condition which satisfies the condition 2 raised to n into 5 raised to m where अभी हम इसकी बात कर रहे हैं n और m की where here m is equal to 5 and n is equal to 0। 5 के लिए हमने m माना था 2 के लिए n माना था इसलिए m raised to 5 और n raised to 0। here m is equal to 5 and n is equal to 0। so अब लिखेंगे so the rational number 13/3125 will have a terminating decimal expansion तो यह हो गया। चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम अपने उसी नंबर की जो कि हमारा रेशनल नंबर था 13/3125 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। मतलब वो डेसिमल के बाद कितने नंबर बाद वो डिवाइड होगा, कितने डेसिमल प्लेस का बाद वो डिवाइड होगा। तो अभी यहाँ पे हमने कर ही रखा है कि ये है 13 है। हमने जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करा वो है 2 raised to 0 इंटू ऐसे लिखिए 5 raised to 5 इंटू 2 raised to 0। अब आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। डेसिमल ऊपर डेसिमल लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, नीचे हम 10 बना दें। कुछ भी करके अगर हम नीचे 10 बना देंगे तो जितने 0 होंगे हम उतनी बार ऊपर डेसिमल प्लेसेस काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो अब हम नीचे 10 कैसे बना सकते हैं, नीचे 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब अगर हमने नीचे किसी नंबर की मल्टीप्लाई करी है, डिनोमिनेटर में करी है, तो हमें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी उसे इक्वल बनाने के लिए। ये कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऊपर भी 2 raised to 5 की मल्टीप्लाई कर ली, नीचे भी 2 raised to 5 की मल्टीप्लाई कर ली। अब हम क्या करेंगे 13 into 2 raised to 5 नीचे आ गया 5 raised to 5 into 2 raised to 5 ये आ गया। अब हम जब 13 की 2 raised to 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर 416।
416 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, पावर सेम है 10⁵ 10⁵ आ गया। अब हम ऊपर से 5 डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ आया तो क्या लिखेंगे 0.00416, इतने डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद होगा, कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4, तो आप देखिएगा जब आप डिनोमिनेटर को अपने को फैक्टराइज करेंगे, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर है 5, अगर यहाँ पे 2 होती 3 होती 4 होती 2⁵1 2⁵2 वो 5 से कम होती। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 5⁵5, जितनी जो हाईएस्ट डेसिमल जो हाईएस्ट पावर होगी डिनोमिनेटर में 2n इंटू 5n की फॉर्म में, वो उतनी डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेट होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे 5 थी हाईएस्ट पावर, तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस बाद हुआ। यहाँ पे 6 होती तो 6 डेसिमल प्लेसेस बाद होता। मतलब जो भी 2n इंटू 5m वाली फॉर्म में जो भी हाईएस्ट पावर होगी n या m की, उनमें से जिसकी भी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उतनी डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए इतने। चलिए जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 पार्ट्स हैं और वे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो क्या है उसका पहला पार्ट, ये बताना है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, आप बताइए। ये मैं बताऊं, ये जो डेसिमल प्लेसेस के बाद ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया, मतलब ये इतनी डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो गया, तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जितनी डेसिमल जितनी जीरो होती है उतनी डेसिमल प्लेसेस हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में, आ गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो हमने इसे रेशनल नंबर क्या होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और ये टर्मिनेट भी हो रहा है 9 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और जो इसके प्राइम फैक्टर है उसमें पूछा है, इसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 आ रही है, तो इसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होंगे 2n इंटू 5m की फॉर्म में। आप लिख सकते हैं सिंस द नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्यों है क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया। The number has a terminating decimal expansion. It can be written in the form of p upon q, और ऐसे p upon q की आप फॉर्म में लिख के बता देंगे। और उसमें पूछा है कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, और आप लिख सकते हैं the denominator will be in the form of 2n into 5m, where n and m are non-negative integer, integers। क्या है, n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अब अगला पार्ट इसका, यह है हमारा क्वेश्चन। तो आपको जहां भी ऐसा दिख जाए
सेम नंबर है 12 12 12 12 12 और जीरो बढ़ते जा रहे हैं, जीरो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक नाइदर आ नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। दिस इज नॉट आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये रिकरिंग भी नहीं है कि ये रिपीट हो रही हो बार बार, ये आपको रिपीट होता दिख रहा है, कोई सेम नंबर 120 120 बार बार जीरो बढ़ते चल जा रहे हैं। तो जहां भी आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिख जाए कि सेम नंबर है और जीरो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा, आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor recurring। ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है, तो ये क्या है? सो दिस इज एन irrational number। ये क्या है? एक irrational नंबर है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट के पास आते हैं। थर्ड पार्ट है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसके ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि ये एक रिकरिंग नंबर है। और जो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो भी रिकरिंग नंबर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। जहां भी आपको पूछा जाए, यहाँ पे आपको बार लगा, कहीं भी बार लगा हुआ और आपसे पूछा जाए क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप जोर से कहिएगा हाँ ये एक रेशनल नंबर है। याद रखिएगा रिकरिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं। लिखिए इट इज अ रेशनल नंबर। नंबर ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज रिकरिंग। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग है। तो जो इसके तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q। ये P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो इसका Q का डिनोमिनेटर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इक्वल Q will be in the form 2 raised to n into 5 raised to m। 2 raised to n into 5 raised to m की फॉर्म में होगी, जहां पे n और m where n and m are non-negative integers। जहां पे क्या है
n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। चलिए आप इसे इतने नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सभी हर चीज का बेसिक बता दिया है, आपको कैसे करने हैं सारे क्वेश्चन। तो अब आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएं और उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखें। तो वैसे भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा जो आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड वैसे आपको बोर्ड तो कैंसिल हो गया है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस साल से बोर्ड कैंसिल हो चुका है। जो आपके एग्जाम्स में इंटरनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ने के लिए, ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि है केवी स्टडी। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा।